Please refer to this corrected email ID. It is teacher.purnbharat@gmail.com. Thank you. तो आज हम लोग जो है इंग्लिश की एक पोएम देखेंगे। पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये पोएम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है और रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव कहे जाते हैं। इनको गुरुदेव का टाइटल जो है, उपाधि जो है, वो सम्मान जो है वो महात्मा गांधी ने इनको दिया था और ये दोनों ने एक दूसरे को उपाधि दी थी। गांधी को हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा इनको पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, कहा था, और उन्होंने इनको गुरुदेव कहा था। मजे की बात यह है कि दोनों अपने विचारों में शुरुआत में डिसएग्री करते थे, एक दूसरे की बात, एक दूसरे की जो आइडियोलॉजी है उसको मानते नहीं थे, डिसएग्रीमेंट था, लेकिन फिर भी एक दूसरे का सम्मान जरूर करते थे। ये हमारे देश का कल्चर ट्रेडिशनली रहा है। आज की तरह नहीं था कि नेता लोग दूसरे को गाली देते रहते हैं। डिसएग्रीमेंट होना और एनिमिटी होने में बड़ा फर्क होता है। एनिमिटी नहीं थी लेकिन डिसएग्रीमेंट था। बहरहाल बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा और गांधी जी ने इनको गुरुदेव कहा। गुरुदेव कहना बनता है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यूनिवर्सिटी खोलने में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने में, जिसका नाम शांति निकेतन है कलकत्ता के पास में, उसमें काफी कुछ स्टेक लगाया था। आज की तारीख में वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है और नेहरू जी की जो बेटी थी इंदिरा गांधी, वो भी शांति निकेतन में पढ़ी थी। बहुत ही वर्सेटाइल यूनिवर्सिटी है, हर तरीके का पढ़ाई वहाँ होती है, लिटरेचर, साइंस, म्यूजिक, रविंद्र संगीत बहुत फेमस है। जो नेशनल एंथम है जनगण मन, वो लिखा हुआ भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का है और उसका जो पहली म्यूजिक थी वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कंपोज की थी। तो वो रविंद्र संगीत में है। वो उसके जो राग हैं, उसका जो क्लासिकल म्यूजिक का जो तरीका है वो यूजुअली जो इंडियन क्लासिकल है उससे अलग है। ये इनके बारे में है। इन्होंने कंट्री के लिए, देश के लिए एक कविता ये लिखी है और ये कविता एक्चुअली एक बच्चा अपने पिता से कहता है। मैं थोड़ा इस कविता का प्रीटेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। दिस पोएम इज रिटन व्हेन British ruled our country. We were slaves to a foreign power. Rabindranath Tagore, a great Indian nationalist and visionary, wanted India to awaken to a bright dawn of the freedom from slavery and our own mental chains. हमारे दिमागों में अंग्रेजों से हमारी आजादी हो जाए वो तो एक बात है, वो पॉलिटिकल फ्रीडम की बात यहाँ नहीं हो रही है। हमारे दिमागों में जो कुंठाएं हैं, जो चेन्स हैं, जो बंधन है, उनसे आजादी हो जाए, विचारधाराओं में आजादी हो जाए, ओपन माइंडेडनेस हो जाए। अगर हम बोले उस बारे में, उस आजादी के बारे में इस कविता में कही गई है, बात कही गई है। ठीक है ना? और मैं पढ़ रहा हूँ, एक लाइन पढ़ूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। पहली बात, जहां पे मन में कोई भय न हो। भय बहुत प्रकार के होते हैं। पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं होगी, एडमिशन नहीं मिलेगा, नंबर कम आएंगे तो मार पड़ेगी, फ्यूचर में क्या होगा, बुढ़ापे में हमारा दवाई वगैरह कहाँ से आएगी, किसी भी प्रकार का भय। ठीक है ना? आस पड़ोस के लोग हमको पकड़ लें, पुलिस हमको पकड़ ले, तब गोली चल जाए, क्या हो जाए, ये फियर है। हम अपने मन में सारे फियर से आजाद हो जाएं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, पहली लाइन। एंड द हेड इज हेल्ड हाई। एंड द हेड इज हेल्ड हाई का मतलब सर ऊंचा करके चलना। मतलब सर ऊंचा मतलब लिटरल सेंस नहीं है इसका। सर ऊंचा कर सभी चलना, सर झुका के चलना, सर उठा के चलना, वो वाली बात है। तो सर झुका के चलना इस बात का सिंबल है कि हम अपने से शर्मिंदा हैं, अपनी स्थिति को हम एडमायर, अप्रिशिएट नहीं करते, हम खुश नहीं हैं अपनी वर्तमान स्थिति से, और हम सर झुका के चलते हैं या हम अपने को अशेम्ड महसूस करते हैं। ये दिमाग से निकल जाए। ठीक है ना? हम बहुत खूबसूरती के साथ अपने जीवन के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने एनवायरमेंट के प्रति हम जो है गर्व महसूस करें, तारीफ महसूस करें, अच्छा महसूस करें। गर्व से मतलब एरोगेंस नहीं है, गर्व से मतलब पॉजिटिव महसूस करें, होपफुलनेस महसूस करें, ये मतलब है उसका।
and the head is held high. आगे कहता है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, where the mind is without fear and the head is held high. अगली लाइन है, where the knowledge is free, where the world has not been broken. Where the knowledge is free, ज्ञान की कोई पैसा ना पड़े. पैसा से फ्रीडम हो जाए वो तो एक बात हुई, ठीक है ना. मतलब आप सिंपल सेंस में समझिए कि स्कूल वगैरह की पैसे में जो फीस देते हैं वो ना पड़े. एक तो ये बात हुई, तो ये तो सिंपल बात होगी. लेकिन नॉलेज इज फ्री का मतलब ये भी होता है कि हमको कोई भी किताब, कोई भी चीज सीखने में शर्मिंदगी महसूस ना हो, कोई भी बात कहने सुनने में शर्मिंदगी महसूस ना हो. ठीक है. आज की तारीख में एक कम्युनिटी को अगर हम अच्छा कहते हैं तो डर लगता है कि सड़क पे पता नहीं लोग क्या उसको रिएक्ट कर देंगे कि क्या कर. ठीक है ना. किसी किस्म का ज्ञान हासिल करने के लिए हमको कोई बंधन ना हो, कोई रुकावट ना हो. ठीक है. आज के टाइम में जैसे अगर हम कास्टिज्म की बात करें तो कोई कहेगा कि हम ब्राह्मण हैं तो हम मोची का काम क्यों सीखें. भाई मोची के काम सीखे इसलिए क्योंकि मोची के काम में नौकरी है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, इसलिए सीखे. कोई भी काम सीखने में या कोई भी काम करने में या किसी काम करना मतलब नॉलेज, बिना नॉलेज के तो काम होता नहीं है कोई. किसी भी तरह की पढ़ाई, अभी मैं देखता हूँ कि लोग बड़ा ईगो इशू बना लेते हैं कि हमको मैथ्स में क्लास 10 पास करने के बाद में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो मैथ्स फिजिक्स में एडमिशन मिल जाएगा. कॉमर्स में तो नहीं जाएंगे, आर्ट्स में तो नहीं जाएंगे. क्यों? क्योंकि उसमें इज्जत नहीं है. सवाल इज्जत का क्यों? हम अपने दिमाग को इस प्रकार की गुलामी में, इज्जत की गुलामी में, घमंड की गुलामी में क्यों डाल रहे हैं? फ्री क्यों नहीं रख रहे उसको? हर तरह के नॉलेज में अगर आप ठीक से पढ़ो तो हर तरह के नॉलेज में जो है कुछ ना कुछ स्कोप है, प्रोफेशन है. यहाँ पर ये भी मतलब है वेयर द नॉलेज इज फ्री. पैसे से फ्री वो तो एक बात है, लेकिन नॉलेज हासिल करने के लिए हमारे मन में कोई कुंठा ना हो, ये वाली फ्रीडम की भी बात यहाँ पे की जा रही है. ठीक है ना. एक लिटरल सेंस भी बनता है और एक लेटेंट सेंस भी बनता है, हिडन सेंस भी बनता है. आगे कह रहा है वेयर द वर्ल्ड इज नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. डोमेस्टिक वॉल यहाँ कह रहा है वेयर द वर्ल्ड इज नॉट ब्रोकन, यहाँ पे देश, दुनिया टूटे हुए फ्रैगमेंट्स में ना हो. दुनिया टूटे हुए फ्रैगमेंट्स में होने का क्या मतलब है? कंट्रीज का होना, कंट्रीज के अंदर में स्टेट्स का होना, यानी रीजनलिज्म जो है ना वो है दुनिया का ब्रोकन होना. नेशनलिज्म, हमारा देश महान है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पड़ोस का देश जो है वो बेवकूफ है, ये वाहियात बात है. ठीक है ना. तो हम हर देश जो है, कहते हैं, गांधी ने एक बार कहा था कि कंट्रीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज अ नेसेसरी इवल, ये कहा था. यानी देशों का होना एक जरूरी है और शैतानी जरूरत है. शैतानी जरूरत क्यों? क्योंकि देश बनने से लोग बढ़ जाते हैं आपस में, मेरा देश तेरा तेज करने लगते हैं, वॉर भी करने लगते हैं, झगड़ा भी करने लगते हैं. लेकिन जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? किस इलाके के लोग किस इलाके की सुविधाओं को हासिल कर पाएंगे? सबकी अलग अलग जरूरतें होती हैं. जो जो यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप में रहने वाले लोग हैं, वैसा रिक्वायरमेंट इंडिया में रहने वाले लोगों का नहीं है, या साउथ एशिया में रहने वाले लोगों का नहीं है. तो उसके लिए कंट्रीज बनाने पड़ते हैं. लेकिन कंट्रीज बनाने से नुकसान ज्यादा होता है. दूसरे देश में जाने के लिए अब दुनिया भर की परमिशन नहीं पड़ती. एक जगह का आदमी दूसरी जगह के आदमी से नफरत करता है. यही बात कही गई कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट ब्रोकन, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ दुनिया ना हो, नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉर. यहाँ डोमेस्टिक का मतलब स्टेट्स या कंट्रीज से है. ठीक है ना. हम दूसरे देश से अपनी दीवारें खड़ी कर लेते हैं, सेनाएं बिठा लेते हैं, फेंसिंग कर लेते हैं, और मालूम है इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ता है जानवरों पर, क्योंकि जानवर देश को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो नेचुरल रीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं. अफ्रीका में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हाथियों का माइग्रेशन होता है तो वो बड़ी दिक्कत होती है कि जो है वहाँ फेंसिंग लगी होती है, तार लगे होते हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में, तो हाथी तो जा नहीं पाते हैं, तो फिर उनकी संख्या कम होनी शुरू हो जाती है, उनके नए बच्चे नहीं पैदा होते, उनकी खाने की कमी हो जाती है. जाते आते रहते हैं तो उनका माइग्रेशन बना रहता है, तो वो आराम से सर्वाइव करते हैं.
एनिमल्स के ऊपर इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि व्हेन द वर्ल्ड इज ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स। और इंसानों पे असर पड़ता है, वो तो एक ही बात, वो तो अपनी जगह है ही। यहाँ पे हालांकि बात एग्जाम इंसानों के लिए की गई है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल बताया कि बाउंड्रीज बाहर देता है इंसान, और उसका जो जो नुकसान है वो जानवरों को भी उठाना पड़ता है। Where the world has not broken up into fragments by narrow domestic walls। ठीक है, यहाँ पे एक इंडिकेशन, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम की बात है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात है, यहाँ पे एक इंडिकेशन ये भी जाता है कि जब उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की बात हो रही है, वो कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पर हिडन तौर पर दिखाया जा रहा है। नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसको दिखाया बताया जा रहा है कि हम छोटे छोटे देश बना लेंगे, आपस में दीवारें खींच लेंगे, और न कोई इधर जा पाएगा न वो उधर जा पाएगा, तो उससे मानसिकता में कुल संकीर्णता पैदा हो जाती है। ठीक है ना, हम हमेशा, अब न्यूज में देख लीजिए, गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो देख लीजिए कि पाकिस्तान की से हम बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से क्यों नहीं बात, पाकिस्तान भी तो अपना ही है। भगवान ने जो साउथ एशिया है वो बाकायदा एक ब्रैकेट बना के दिया था, ऊपर हिमालय से, नीचे 3 तरफ समुद्र था। जब ऐसा था तभी ये देश जो था, वो कल हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री हम जो कहते हैं कि 0 सेंचुरी से लेकर के और 1000 सेंचुरी तक हम गोल्डन वर्ल्ड की स्थिति में आ गए, प्रॉफिटेबल स्थिति में आ गए, वो तभी था जब पूरा का पूरा साउथ एशियन यूनिट एक था। उसके बाद बनती चली गई दीवारें, और कमजोर होते, जितना हम दीवार बनाएंगे उतना हम कमजोर हो जाएंगे। मकान जितना छोटा होगा उतना मकान कमजोर होगा। मकान से मतलब यहाँ घर, ठीक है ना। सो ऐसी स्थिति ना हो, वो उसने जो कवि है वो ये सपना देखता है कि where the world is not broken up into fragments by narrow domestic walls। नैरो मतलब पतली, नैरो मतलब पास पास दीवारें, छोटे छोटे घरों में जैसे बना लिए, छोटे छोटे देश बना लिए, और दूसरे देश में लड़ने लगे, उसको बुरा भला कहने लगे। ये चीज ना हो। आगे कहता है